डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी वसंत। पाठ का नाम है नीलकंठ। जैसा कि अब तक आपने देखा, ये जो पाठ है नीलकंठ, इसमें हमने देखा कि लेखिका महादेवी वर्मा दो मोर के बच्चे हैं उनको लेकर के आई है अपने घर पे, और वो थोड़े बड़े हो गए हैं तब उन्होंने अपने बाकी पशु पक्षियों और जानवरों के बारे में छोड़ दिया है। और दूसरे पशु पक्षियों और जानवरों की प्रतिक्रिया भी हमने देखी उनके प्रति। पिछली कक्षा में हम लोग ये यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब उससे आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना होता है। अर्थात दोनों ही बिल्कुल साधारण से तीतर के बच्चे जैसे से बदल करके अब मोर जैसे दिखने लगे। मोर के सिर की कलगी और सघन, ऊंची और चमकीली हो गई। आपने देखा होगा मोर के सर के ऊपर एक कलगी होती है जिसमें सुंदर सुंदर छोटे छोटे से पंख लगे हुए होते हैं, उसकी बात यहाँ की गई है। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। बंकिम मतलब मुड़ी हुई, टेढ़ी, और पैनी मतलब नुकीली हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति, नीलाभ मतलब नीली और चमकदार रोशनी आंखों में दिखाई देने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा, लंबी मतलब लंबी होती है, नील मतलब नीली, हरित मतलब हरी। नीली और हरी ग्रीवा यानी गर्दन। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी। आपने मोर की गर्दन को कभी देखा हो तो उसमें नीला और हरा रंग क्रमशः बार बार दिखाई देता है, कभी नीला कभी हरा, और इस तरह से वो बदलता रहता है धूप और छाया की तरह। आगे देखेंगे। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। अर्थात दोनों ही जो पंख हैं दाएं बाएं वाले, उसके अंदर उनके जो सलेटी और सफ़ेद रंग हैं वो भी दिखाई देने लगे। पूंछ लंबी हो गई और उसमें पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त होने उठे। अर्थात लंबे और सुंदर पंख भी मोर के आ गए। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। अर्थात उसके जो पैर थे, मोर के पैर आपने देखे होंगे। मोर का पूरा शरीर बड़ा ही रंगीन और खूबसूरत होता है, लेकिन उसके पैर जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, उसमें कोई भी रंग नहीं होता है। लेकिन उसमें भी क्या कहा है लेखिका ने कि गर्वीली गति, अर्थात बड़े ही गर्व के साथ चलने की जो उसकी पैरों की गति है, उसने उसको एक नई गरिमा से रंजित कर दिया, नई गरिमा से शोभा बढ़ा दी। उसका गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। इस प्रकार से लेखिका ने इन सब बातों के माध्यम से मोर की सुंदरता के बारे में कहा है। आगे देखते हैं। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। अर्थात मोरनी मोर के जैसी सुंदर तो नहीं दिख रही। आप जैसा कि जानते होंगे मोरनी जो है वो मोर जैसी सुंदर दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसकी जो गर्दन है वो धूप चाहिए, अर्थात कुछ काली और कुछ सफ़ेद, और उसकी कलगी और उसके जो पंख हैं वो श्याम और श्वेत मतलब काले और सफ़ेद, और मंथर गति अर्थात धीमी गति। इन सब से वो भी मोर की क्या हो गई भाई? उपयुक्त सहचारिणी हो गई। उपयुक्त मतलब सही, और सहचारिणी मतलब साथ चलने वाली। आगे बढ़ते हैं। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। उसकी जो ग्रीवा थी, गर्दन थी, वो कैसी थी? नीलाभ, नीली आभा वाली, यानी नीले रंग वाली, और इसी कारण से मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा।
और जो मोरनी थी वो सदैव उस मोर के साथ आगे पीछे दाएं बाएं छाया की तरह घूमती रहती थी। जैसे हमारी छाया सदैव हमारे साथ रहती है, वैसे वो मोरनी सदैव मोर के साथ रहती थी, तो उसका नाम रख दिया गया राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। अर्थात लेखक कहती है कि धीरे धीरे समय के गुजरने के साथ जो नीलकंठ था वो वहाँ चिड़ियाघर में रहने वाले सभी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक बन गया, उनकी सबकी रक्षा करने लगा। ऐसा लेखिका को भी बाद में पता चला। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। चंचू मतलब चोंच। कुछ दाना चुगते समय कोई गड़बड़ करता, बदमाशी करता, तो फिर वो मोर उसको पनिशमेंट देता, सजा देता, दंड देता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता और तब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। आर्त क्रंदन करना मतलब दुख के मारे रोने लग जाएं। तो खरगोश के बच्चे बदमाशी करते तो उनको कान पकड़ के चोंच से उठा लेता और जब तक वो रोने न लग जाए तब तक छोड़ता नहीं। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों के का कर्णवेद संस्कार हो जाता था। कर्णवेद मतलब कान में छेद हो जाना। वैसे हिंदू धर्म में कर्णवेद एक संस्कार भी होता है जिसमें बच्चों के कान में छेद किए जाते हैं, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। अर्थात एक बार किसी को सजा मिल गई तो फिर वो कभी भी दोबारा बदमाशी नहीं करता था। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। अर्थात वो उनको बदमाशी करने पर दंड देता था, लेकिन वो उनको प्रेम भी बहुत करता था। देखिएगा, प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ-छुओल का खेल खेलते रहते थे। छुआ-छुओल मतलब हाइड एंड सीक का, छुपम छुपाई का खेल खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक दिन क्या हुआ, एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश मतलब छोटा बच्चा खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। अब देखो क्या होगा। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, छोटे से खरगोश के बच्चे को सांप ने पकड़ लिया है, लेकिन मोर ने सांप को पकड़ लिया है। अब देखते हैं क्या होगा। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था और शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी। व्यथा मतलब दुख। उसने उसकी खरगोश की आवाज़ को सुन लिया और देखा कि ये तो जरूर कोई संकट में है, कोई दुख में है, और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। इसलिए उसने क्या किया, उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। अधमरा मतलब आधा मरे हुए के समान, और उसकी पकड़ ढीली हो गई। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। निश्चेष्ट मतलब बिना कोसी चेष्टा के, बिना हिले डुले, मानो कि वो बेहोश हो गया हो। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। अर्थात राधा ने कोई सहायता नहीं की, लेकिन अपनी आवाज़ निकाली उसने। मोर की आवाज़ जो होती है उसको केका बोलते हैं, ताकि सब लोगों को खबर मिल जाए कि यहाँ पर कोई दुर्घटना हुई है। माली पहुँचा, फिर हम सब पहुँचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, 2 टुकड़े, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। उष्णता मतलब गर्मी। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, ये उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। अर्थात हमने देखा कि किस तरह से उस मोर ने एक सांप को मार डाला और उस खरगोश के बच्चे को बचा लिया, और बचाने के बाद में भी रात भर उसको अपने पंखों के बीच में
दबा करके उसको गर्मी देता रहा ताकि वो बच सके। तो इस प्रकार से कार्तिकेय जो भगवान शिव के बेटे हैं उन्होंने मोर को अपने वाहन के रूप में चुना, उसके बारे में यहाँ लेखिका ने बताया है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जिनका जीवन ही क्रूर कर्म होता है। अर्थात मोर वैसे तो बड़ा ही वीर पक्षी है लेकिन हिंसक नहीं है, अर्थात दूसरों को कष्ट या दुख नहीं पहुंचाता है जिस तरह के बाज और चील पहुंचाते हैं। और इसीलिए मोर जो कि बाज और चील जितना या उनसे भी बड़ा होता है फिर भी उनको उनकी श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही है। आगे कुछ और भी है जो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।